आज आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी कुमार मैथमेटिक्स मुजफ्फरपुर में। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑफलाइन क्लास में जो एक्सरसाइज नहीं पढ़ा पाए थे एक्सीडेंट की वजह से, उस पार्ट को हम ये 2 दिन के क्लास में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो हम आज जो है आप सबके लिए लेके आए हैं टॉपिक वेक्टर। जरूरी नहीं कि सब लोग का बचा ही होगा, कुछ ऐसे बैच में नहीं पढ़ाई हुआ था, कुछ ऐसे बैच में ही ख़त्म हो चुका था। जो लोग हो गया था उनको भी ठीक होगा, और जिनका फंसा हुआ था नहीं पढ़ पाए थे उनके लिए भी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक वेक्टर है, टॉपिक बचा हुआ था कुछ बैच में, इस 7 से 8 वाले बैच में बचा हुआ था। उसके बाद और सब इंस्टीट्यूट में बचा हुआ था। तो जो इंस्टीट्यूट में पढ़ लिए थे उनके लिए ठीक है, नहीं पढ़े थे उनके लिए बहुत ज़रूरी है वो पढ़ ले। तो वेक्टर को पढ़ने के लिए हमको कुछ बात पे ध्यान देना होगा। उस बात पे ध्यान क्या देना होगा, टॉपिक क्या है उसको स्टार्ट करते हैं। जैसे वेक्टर को समझने के लिए दुनिया में जो भी चीज़ हम देख पाते हैं, महसूस करते हैं या मेजरमेंट करते हैं, जोखते हैं, तौलते हैं, नापते हैं, गिनते हैं, ये सब चीज़ को हम राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? जितने भी धरती पे चीज़ है सब चीज़ को अर्थात क्वांटिटी कहा जाता है। और इस सभी क्वांटिटी को 2 भाग में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं वो देखिए। एक होता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी एक है स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा सा दिक्कत है लिखने में, आप मेरी मजबूरी को समझ रहे होंगे। तो स्केलर क्वांटिटी है और दूसरा है क्वांटिटी को 2 ही रूप में हम उसको बांटते हैं, एक स्केलर दूसरा वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी क्या है इसको समझना है थोड़ा। स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी को कहा जाता है, वैसी राशि को कहते हैं जिसको केवल मापा जा सकता है, अर्थात जिसमें केवल परिमाप होता है, मैग्नीट्यूड होता है, अर्थात उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होता। तो जिसमें मैग्नीट्यूड होता है केवल, उसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, अर्थात इसको हम अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। और एक और क्वांटिटी होता है जिसको हम सदिश राशि कहते हैं। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, अर्थात उसको मापते तो है ही लेकिन एक दिशा में मापा जाता है, एक डायरेक्शन उसमें उसके साथ संलग्न रहता है, उसके साथ दिया रहता है, अर्थात इसीलिए मैग्नीट्यूड है और प्लस में एक्स्ट्रा वो चीज़ है डायरेक्शन, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं, अर्थात सदिश राशि। तो स्केलर क्वांटिटी को आपने समझा और वेक्टर क्वांटिटी को आपने समझा, तो और आगे देखते हैं। दोनों को डिफिनेशंस को देख लेते हैं हम। जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी के बारे में आपको बताया और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया, उसको डिफिनेशन को किस रूप में हम समझेंगे वो समझते हैं। जैसे हमने स्केलर क्वांटिटी को लिखा कि सच क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। यानी वैसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन की चर्चा ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल में 5 kg, सीधे 5 kg, ये क्या बता रहा है, किस दिशा में? ये तो बता नहीं रहा, दिशा नहीं बता रहा है।
जैसे 20 मैंगो, 20 को आम है, ये क्या बता रहा है? उत्तर की ओर, पूरा पश्चिम की ओर नहीं बता रहा है, ये दिशा नहीं बता रहा है। इसलिए इस सब में क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या था कि सच क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसमें दोनों होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ साथ इसमें डायरेक्शन भी होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। अर्थात इसका एग्जांपल में समझ लें, हम 5 किलोमीटर नॉर्थ कर दें, हम कह दें कि हम 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गए, तो क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर तक गए हैं, कितना किलोमीटर का, 5 किलोमीटर, लेकिन दिशा किधर गए, नॉर्थ बता रहा है ना। अगर हम आपको कहें कि 5 किलोमीटर जाओ, तो आप घर से निकलिएगा, किधरों चल जाइएगा, लेकिन आपको कहा जाएगा कि अपना चौक पर जाओ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, तब आप समझिएगा ना जी, कि आपको पता चलेगा कि हाँ इधर हमको कहा जा रहा है। तो इसमें अगर डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। और इस क्लास में हम वेक्टर ही पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हम विशेष पढ़ेंगे। तो इसको मिटा देते हैं, तब तक आप उतार लें। अगला जो टॉपिक है आपका पोजीशन ऑफ वेक्टर का, यानी कोई वेक्टर का हम कैसे बताएंगे, उसकी स्थिति कैसे बताएंगे, उसके पोजीशंस को कैसे बताएंगे। इसको बताने का तरीका है कि मान लिया जाए, लेट P is any point in a space, मान लेते हैं कि P कोई पॉइंट है, स्पेस में है, ऑफ कोऑर्डिनेट x y z, और उसका कोऑर्डिनेट कितना है, x y z। अगर P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है x y z है, और इसको हमको पोजीशंस को बताना है, स्थिति बताना है, तो अब इसको हम पहले हम एक्स वाई प्लेन खींचते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन, अर्थात हम इसके ओरिजिन से, अर्थात यहाँ ओरिजिन इसका वो होगा, इसका ऑर्डिनेट होगा 0 0, ओरिजिन का तो 0 0 होता है, अर्थात इसमें x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, z भी 0, यानी x से भी दूरी इसका 0 होता है, y से भी 0 होता है, z से भी 0 होता है। हमें इस P का हमको पोजीशन बताना है, तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं OP वेक्टर। क्या बोलेंगे इसे, OP वेक्टर बोलेंगे, और इसका जो नाम रखेंगे हम वेक्टर का, वो रखेंगे OP। और हम एक बात और बता दूं कि इसमें O और P, O से P तक वेक्टर की बात करेंगे, तो OP वेक्टर का नाम होगा x i y j प्लस z k। तो आज इसमें आप देख रहे हैं कि x i लिए हम, y में j लिखे और z में k लिखे। ये क्या लिखा, ये i है क्या, ये z है, ये है क्या, ये k है क्या, ये x i जो कैप है, ये x का कंपोनेंट है, क्या है, यानी ये x एक्सिस के बारे में बताता है। क्या कहता है, ये बताता है कि ये x का कंपोनेंट है, किसका कंपोनेंट है, x का कंपोनेंट ई जे किसका कंपोनेंट है,
y का कंपोनेंट है और z क्या है, k क्या है, z का कंपोनेंट। तो हम OP जो हम वेक्टर लिए हम, यानी P का जो पोजीशन वेक्टर हम OP लिए और इससे हमने दर्शाया xi प्लस yj और zk, अर्थात यही इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर लेट P इज एनी पॉइंट इन ए स्पेस ऑफ कोऑर्डिनेट x y, मतलब P कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x y z है, एंड O इज origin of coordinate coordinate 0 0 0 है। then OP जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, xi yj zk, जहाँ i जो होगा x का कंपोनेंट होगा, j जो होगा y का कंपोनेंट होगा और k जो होगा z का कंपोनेंट। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, i के साथ कैप लिखा हुआ, j के साथ कैप लिखा हुआ है और k के साथ कैप। तो मैं बता दूं, ये जो है हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा z एक्सिस है। तो ये जो ये i जो है, i कैप, ये किसका कंपोनेंट है, हमने बताया x का कंपोनेंट है, अर्थात ये x एक्सिस के बारे में बताता है। क्या करता है, x एक्सिस के बारे में बताता है। हाँ, तो इसको हम, इसकी जो मैग्नीट्यूड की बात है, इसकी जो मापांक की बात है, इसका जो वैल्यू है वो वास्तविक वैल्यू एक क्या होता है, ये केवल इंट्रोडक्शन के लिए यूज होता है कि ये केवल ये बताता है कि x क्या है। यहाँ कुछ भी x की जगह पे अगर 2 लिख दे, अगर 2i लिख दे, तो हमको ये पता चलेगा कि ये जो दूरी है, ये दो जो भी है, 2 मीटर 2 किलोमीटर, जो 2 सेंटीमीटर जो भी है वो x में है। अगर हम यहाँ 3j लिख दे तो ये बताएगा हमको, y एक्सिस को बताएगा, y में दूरी बताएगा, और हम यही k के साथ लिख दे तो z की दूरी बताएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है, इसलिए इसको यूनिट का चिन्ह ऊपर दिया जाता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर जो चिन्ह है ये यूनिट चिन्ह का है, अर्थात ये यूनिट वेक्टर है। आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसको आपने समझ गया होगा पोजीशन वेक्टर क्या होता है, और थोड़ा सा और इसमें डिस्कशन करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का ये पोजीशन तो हमने समझ गया कि OP का पोजीशन क्या वेक्टर है, xi yj zk, है ना। ले अब इसकी मैग्नीट्यूड की बात हो जाएगी, आपसे पूछेगा कि मैग्नीट्यूड बताएं, तो मैग्नीट्यूड को हम मोड से जोड़ कर, जैसे अगर हम इसी का मैग्नीट्यूड की बात करें, हम किस चीज़ का चिन्ह लेंगे, मोड का चिन्ह। ये क्या चीज़ का चिन्ह हुआ, मोड का, मैग्नीट्यूड को, अर्थात ये मापांक होता है। अगर इसी के मैग्नीट्यूड की बात हो गए तो xi प्लस yj प्लस zk हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का रूट। क्या हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। अगर कोई वेक्टर पूछ दे, जैसे कोई आर वेक्टर दे दे और 2i प्लस 3j और 4k कर, आपसे पूछ दे कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो कैसे आप निकालोगे? आप इसका मोड दे दोगे, हाँ 2i 3j 4k दे दोगे, मोड लिख दो, अर्थात 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करके रूट कर दोगे। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, अर्थात 16 और 9 25 और 25 4 29। इस तरह आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लोगे। तो स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा दिक्कत है मेरे साथ, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी हम कर पा रहे हैं आप सब के लिए इसको सपोर्ट करें। अगला जो हम टाइप लेके आए हैं आप सबके लिए वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, इसके डिफिनेशंस को समझना जरूरी है और तब आप क्वेश्चन को डील कर पाएंगे अच्छा से। इन वीडियो के माध्यम से हम पूरे वेक्टर को कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं, इसको देखते हैं क्या है। जैसे पहला है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है उसको समझना। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड समान होता है। हमने मैग्नीट्यूड की बात में चर्चा किया था। जैसे मैग्नीट्यूड की क्या बात है, अगर हम कहें कि 5 kg मैंगो, तो ये जो 5 kg जो हमारा हुआ, ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड हो जाएगा। अगर हम यहाँ कहें 10 किलोमीटर नॉर्थ, ये 10 किलोमीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और ये नॉर्थ जो है, ये उत्तर दिशा जो है, ये क्या हो गया? हमारा डायरेक्शन है। तो हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो इक्वल वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड समान होता है और डायरेक्शन भी समान होता है। यानी अगर आप 10 किलोमीटर जा रहे हैं नॉर्थ और दूसरा भी 10 किलोमीटर नॉर्थ ही जा रहा है, हाँ, और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है, तो उस केस में इसका क्या होगा? ये दोनों इक्वल वेक्टर होगा। बात समझ रहे? यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर डायरेक्शन समान है तो दोनों क्या होगा? इक्वल वेक्टर होगा। और अर्थात हम उस केस में हम उस वेक्टर को हम ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर कर सकते हैं। क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जो है, ए का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर है बी के मैग्नीट्यूड के। क्या है? ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, हाँ, तो दोनों क्या हो जाएगा? हमारा इक्वल वेक्टर हो जाएगा। क्या होगा? इक्वल। तो आप समझ रहे होंगे। दूसरा है जीरो वेक्टर। अगला टॉपिक है हमारा जीरो वेक्टर। इसको समझते हैं। यानी वैसा वेक्टर को हम जीरो वेक्टर कहेंगे जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, आपको तो हम जरा ये था समझाते हैं। जैसे हम अगर ए बी वेक्टर की बात करते हैं, अगर हम ए बी वेक्टर की बात करते हैं, तो ये जो हमारा पहले का जो पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। क्या है? हमारा इनिशियल पॉइंट है। और ये जो हमारा है वो टर्मिनल पॉइंट। ये क्या होगा? हमारा इनिशियल पॉइंट। अब बी हमारा हो गया टर्मिनल पॉइंट। बस समझ रहे? ए इनिशियल पॉइंट और बी टर्मिनल पॉइंट। यानी जहाँ से शुरू हुआ है वो इनिशियल हो गया और जहाँ खत्म हुआ है टर्मिनल।
जहाँ से हमने चलना शुरू किया इनिशियल हो गया, जहाँ पे हमको जाना है हमारा टर्मिनल। तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर कोइंसाइड करें, कहने का मतलब है कि वैसा वेक्टर जिसमें इनिशियल पॉइंट वही हो और जो उसका टर्मिनल पॉइंट हो, मतलब हम जहाँ से चले हैं और वहीं पे हैं हम, तो क्या है हमारा जो जो क्या कहते हैं उस वेक्टर का जो नाम होगा वो जीरो वेक्टर होगा। अर्थात उस वेक्टर को हम इस रूप में लिख सकते हैं ए वेक्टर, अर्थात ए का ये इनिशियल पॉइंट है और ए ही इसका टर्मिनल पॉइंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे भाई, ए वेक्टर कहेंगे, या हम बी वेक्टर भी कर सकते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, क्योंकि जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा, कोई दिक्कत है। यानी इनिशियल पॉइंट उतना ही है जो टर्मिनल पॉइंट है, यानी दोनों एक दूसरे को कंसाइड कर दिया, दोनों एक ही जगह पे है। हाँ, यानी वो समझिए गया ही नहीं कहीं, तो वो कौन वेक्टर होगा, वो तो जीरो वेक्टर हो गया, उसको जीरो वेक्टर कहते हैं। आपने समझा। अगला हमारा जो वेक्टर का नाम है वो हमारा यूनिट वेक्टर। क्या है, यूनिट वेक्टर। इसको समझते हैं। यूनिट वेक्टर आसान समझना है कि वो ऐसा वेक्टर, वैसा कोई भी वेक्टर, चाहे एक भी वेक्टर, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर कह सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड एक हो, मतलब उसकी जो माप हो वो एक यूनिट हो, मतलब 1 मीटर हो या 1 किलोमीटर हो, एक होना चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। अर्थात अगर हम ए भी कोई वेक्टर है, अगर उसकी मैग्नीट्यूड हम निकालें और क्या आ जाए, 1 यूनिट हो जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, यूनिट वेक्टर कहेंगे। समझ गए, यानी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो तो उसको क्या कहेंगे, हम यूनिट वेक्टर कहेंगे, या उसका दिशा कुछ भी हो, हमको उससे मतलब नहीं। अगला है हमारा, इसकी पहचान क्या था समझ लेते हैं यूनिट वेक्टर की। इसको हम ए कैप से शुरू करते हैं। क्या चीज से, ए कैप। और आप आगे पढ़ेंगे ए कैप निकालने का तरीका, ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, यानी ए कैप निकालने का, ए यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है ए वेक्टर बटा ए का मैग्नीट्यूड, अर्थात वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो यूनिट वेक्टर कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक लेके चल रहे हैं को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल समझने की बात है कि को इनिशियल यानी जिसका इनिशियल पॉइंट समान हो, जिसका इनिशियल पॉइंट समान हो वो इनिशियल वेक्टर कहलाए। जैसे कि हम निकले अपने घर से और हमारा भाई भी निकला अपने घर से, वो अपने कोचिंग में पढ़ने चला गया, हम अपने कोचिंग में पढ़ने चले गए। लेकिन अगर हम अपने आप को वेक्टर समझे, अपने भाई को वेक्टर समझे, तो हमने निकला तो एक ही जगह से ना, हमने निकला तो एक ही जगह से है, तो हम चाहे जिस दिशा में जा रहे हो, लेकिन हमारा जो इनिशियल पॉइंट, शुरुआती जो पॉइंट है वो समान है ना। उस केस में हमारा ये वेक्टर और बी वेक्टर दोनों क्या होगा, कोई इनिशियल वेक्टर होगा। बात समझ गए, यानी जिसका वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट समान हो तो उसको हम कोई इनिशियल कहेंगे। हाँ, जरूरी नहीं कि इसकी मैग्नीट्यूड समान हो, ये जो दूरी जो है ये समान हो, ये फिक्स नहीं है, केवल ये फिक्स होना चाहिए इसका शुरुआती पॉइंट समान होना चाहिए, अर्थात जो शुरू हुआ है जहाँ से निकला है वो समान होना चाहिए, वो कोइनिशियल। अगला है कोलिनियर वेक्टर। क्या चीज है, कोलिनियर समझते हैं, यानी वैसा वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं हम जिसमें जो केवल पैरेलल होता है। क्या होता है, जैसे
एक वेक्टर है, तो कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, केवल सब पैरेलल होना चाहिए, दिशा की उसमें कोई बात नहीं होती है, ना उसमें मैग्नीट्यूड की बात होती है। ये छोटा बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इस दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल। हाँ, ये देखिएगा, ये इससे छोटा थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये देखिए उल्टा है, फिर भी है तो पैरेलल है ना। तो पैरेलल केवल होना चाहिए, मकसद ये होना चाहिए कि पैरेलल है, उसकी दिशा से हमको, उसके मैग्नीट्यूड से हमको कोई मतलब नहीं है, केवल पैरेलल होना चाहिए, तो क्या होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। अगला है हमारा नेगेटिव वेक्टर। अगला नेगेटिव वेक्टर को समझना है कि वैसा वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर कह सकते हैं जिसका केवल क्या होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जैसे अगर ए वेक्टर है, ए बी कोई वेक्टर है, हम ये देख रहे हैं इसका इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल पॉइंट बी है, यानी ए से शुरू हुआ है अब बी तक जा रहा है। और दूसरा वेक्टर देखिए बी ए वेक्टर, इसमें क्या हो गया, बी से शुरू हुआ है ए तक जा रहा है, यानी तो इसमें क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आप देख रहे हैं कि जो टर्मिनल है इसमें इनिशियल हो गया है, इसमें इनिशियल है तो इसमें टर्मिनल हो गया है। तो इस तरह इसमें डायरेक्शन इसका चेंज हुआ, ये ए से बी की ओर जा रहा है, यहाँ बी से ए की ओर जा रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव वेक्टर होगा। अर्थात इस तरह के वेक्टर को हम क्या कहेंगे, हम नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। अर्थात इसको हम माइनस के चिन्ह द्वारा सूचित करेंगे, नेगेटिव साइन से सूचित करते हैं, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। मैग्नीट्यूड समान होना चाहिए और डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो इस केस में ये हमारा नेगेटिव वेक्टर है। तो आपने आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रही है, इसे हम मिटाते हैं। अगला टॉपिक है बुआ जी, डायरेक्शन कोसाइन का। इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि क्या होता है। कि मान लिया कि लेट पी एक्स वाई जेड इज एनी पॉइंट इन अ स्पेस। मान लेते पी कोई पॉइंट है स्पेस में, मान लिया आप अपने स्थिति को समझिए, कहीं पे आप हैं, हाँ, तो आपका 3 कोऑर्डिनेट होगा, x से भी कुछ होगा, y से भी होगा और z से भी दूरी होगा। अगर आप स्पेस में हो, मतलब धरती पे नहीं है, नहीं आप दीवार पे हैं, कहीं पे हैं, आप स्पेस में हैं, तो इसका 3 पॉइंट होगा, x से दूरी होगा, y से होगा और z से भी होगा, 3 चीज होगा दूरी। तो वही कहता है p कोई पॉइंट है, x y z है, उस स्पेस में है कोई है, देन वेक्टर OP मैक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो उस केस में ये जो वेक्टर है कोई स्पेस में OP जो है, इसका जो वेक्टर है वो x के साथ कितना कोण बना, जैसे मान लीजिए ये P है ना, x y z, तो ये जो है x के साथ, ये x एक्सिस है और इसके साथ ये अल्फा कोण बना रहा है, ये y के साथ ये बीटा कोण बना रहा है और ये z के साथ गामा कोण बना रहा है। आप ही इस बेस में हैं और आप x एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाते हैं, y के साथ बीटा कोण बनाते हैं और z के साथ गामा कोण बनाते हैं। तो उस केस में अल्फा यानी x के साथ जो कोण बनाते हैं अल्फा, y के साथ जो कोण बनाते हैं बीटा और z के साथ जो कोण बनाते हैं गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन एंगल। इस सबको क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल कहते हैं। और कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइन कहें। क्या कहेंगे हम इसको, डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा बीटा गामा ये हो गया डायरेक्शन एंगल और इसमें कॉस लग गया तो क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अर्थात कॉस अल्फा बराबर होता है x बटा आर का मैग्नीट्यूड। अर्थात ये अगर वेक्टर ओपी वेक्टर है तो इसी के ओपी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम, इसको हम आर का मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, हाँ,
आर वेक्टर है, इसकी ओपी को हम आर वेक्टर कहे हैं। क्या कहा हमने, कहा इसको आर वेक्टर कहा। स्पष्ट समझ गए। तो हम कॉस अल्फा बराबर है एक्स बटा आर, अर्थात जो वेक्टर है ओपी वेक्टर है तो ओपी का मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड, कॉस बीटा हो गया वाई बटा आर का मैग्नीट्यूड, कॉस गामा हो जाएगा जेड बटा आर का मैग्नीट्यूड। इसको हम कॉस अल्फा को हम एल से सूचित करते हैं, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को हम एन से। और यही जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, कॉस ये जो ए एल एम एन है, इसी को हम डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो आप इसे बात समझे होंगे। और ये शर्त है, एक याद रखने की चीज़ है कि एक शर्त होता है कि एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। इस शर्त को भी आप याद रखिएगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी डायरेक्शन रेशियो के बारे में, तो इसे आप उतार लें। हम इसी को कॉस अल्फा है ना, इसको अगर हम गुना कर दें इसके साथ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू आर। या इससे हम लिख सकते हैं एल आर, क्या लिख सकते हैं इससे, इसमें यही एल हुआ, इसके साथ भी गुना हो सकता है, इसके साथ भी गुना हो सकता है, इसे भी लिख सकते हैं। एल की जगह पर हम कॉस अल्फा रख दिए। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, गुना कर दीजिए, कॉस बीटा हो जाएगा इंटू आर, ये हो गया एम आर, कॉस गामा हो जाएगा आर, एन आर हो। बुआ जी ये जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ये जो है ये प्रोपोर्शनल है। और ये प्रोपोर्शनलिटी को हम इसको हम ए बी और सी से सूचित करते हैं। यानी हम इस एल आर को हम ए भी कह सकते हैं और एम आर को हम बी भी कह सकते हैं और एन आर को हम सी भी कह सकते हैं। और इसीलिए इस तीनों को हम डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। और ये शर्त समझिए, जैसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर होता है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 नहीं होता है इन जनरल केस में। हाँ, तो आपने समझा होगा कि अगर हम इससे यहाँ से x जो निकाले, अर्थात हमने जो a निकाला, यहाँ से x इससे गुना करेंगे, इसमें अगर इसमें हम गुना करेंगे, इनसे गुना करेंगे तो यहाँ x निकलेगा। x को हमने क्या कहा, a कहा है, और y को हमने क्या कहा, b कहा, और z को हमने क्या कहा, c कहा। ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्शन कोसाइन का, और इसीलिए हम इसे डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। और डायरेक्शन रेशियो को हम एल एच को ए बी सी से सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला यही होता है, ए बराबर एल आर, बी बराबर एम आर, सी बराबर एन आर होता है। अर्थात ए बी सी से इसे सूचित करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1 होता है इन जनरल केस में। और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 होता है इन जनरल केस। तो इसे आप याद रखिएगा, आपसे एग्जाम्पल में क्वेश्चन पूछेगा। अब हम अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज की बात की चर्चा करेंगे। तो